हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो कांस्टेबल के वैकेंसीज मतलब आने वाले हैं या पेपर होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया अमेरिका, ऑप्शन सी दिया आपका जापान और ऑप्शन डी क्या दिया है चीन। ऑप्शन डी क्या दिया है चीन ने। ठीक, किसकी बात कर रहा है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के। टोक्यो ओलंपिक 2020 के कहाँ पर हुआ? जापान आपका हुआ था जापान टोक्यो में। कहाँ पर? जापान टोक्यो में ये हुआ था। अगर पूछे इसका शुभांकर क्या था, तो इसका शुभांकर था आपका कार्टोनी। शुभांकर क्या था? कार्टोनी मिराई तोबा। कार्टोनी मिराई तोबा क्या था? इसका शुभंकर था। शुभंकर पूछे तो कार्टोनी मिराई तोबा। अगर पूछे इसका थीम सॉन्ग क्या था, तो लक्ष्य तेरा सामने। क्या? लक्ष्य तेरा सामने इसका क्या था? थीम सॉन्ग था। लक्ष्य तेरा सामने इसका क्या था? थीम सॉन्ग था। अगर पूछे इसे किसने लिखा था, ये लिखे थे आपके मोहित चौहान ने। किसने लिखा था? मोहित चौहान ने इसे लिखा था। अगर पूछे शुभंकर तो हो जाएगा आपका कार्टोनी मिराई तोबा। अगर पूछे आपका थीम सॉन्ग 2020 टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग पूछे कौन क्या था, तो आपका था लक्ष्य तेरा सामने। अगर पूछे इसने मतलब लक्ष्य जो आपका थीम सॉन्ग था उसे किसने लिखा था, तो लिखे थे आपके मोहित चौहान ने। किसे? मोहित चौहान ने इसे लिखे थे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो जीता था आपके अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्योंकि पूछे अमेरिका टोटल कितने पदक जीते थे, टोटल जीता था आपका 112 पदक और 112 पदक जीतकर पहले स्थान पर था। इसमें अगर पूछे गोल्ड कितने थे, इसमें इसके गोल्ड थे आपके 39। कितने थे? 39 गोल्ड थे। और बात करते 40 इसके क्या थे? सिल्वर थे। 40 सिल्वर थे और 33 की बात है 33 क्या थे? 33 आपके ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज ये आपके कहाँ के थे? ये किसके थे? ये अमेरिका के आपके पदक थे। ठीक है, किसके? यूएसए के पदक थे। कौन कौन से थे? 39 बात करें तो गोल्ड और 40 सिल्वर, 33 आपके ब्रॉन्ज। ये कहाँ का था? आपके अमेरिका का। और अमेरिका टोटल 112 पदक जीतकर पहले स्थान पर बना रहा। अगर हम बात कर ले भारत की, भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था आपका 48वां स्थान। किसका था? भारत का। पूछे कौन कितने पदक जीते थे, तो इसने जीता था 1, 2 और 4। ठीक, इसी प्रकार याद कर लिए 1, 2, 4। एक क्या था? ये था आपका गोल्ड। ये क्या था? ये था आपका 2 सिल्वर और 4 था आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, अगर पूछे भारत के लिए 2020 में पदक का खाता किसने खोला था, मतलब पहला पदक 2000 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो जीती थी आपकी मीराबाई चानू ने जीता था पहला पदक। मीराबाई चानू। कुछ इनका संबंध किससे था? इनका संबंध आपका भारोत्तोलन से। ठीक है, यानी वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध था। कितने मतलब कैटेगरी में इन्होंने जीता था? इन्होंने 49 kg कैटेगरी में इन्होंने आपका रजत पदक जीता था। किसने? मीराबाई चानू। और ये भारत के लिए पहला पदक था, मतलब 2020 का पहला पदक था। ठीक, अगर पूछे मतलब एकमात्र गोल्ड जीता था, मतलब भारत में एकमात्र गोल्ड आया था। किसने जीता था? अगर पूछे गोल्ड तो जीते थे आपके नीरज चोपड़ा। किसने? नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड पदक जीते थे। कब जीते थे? तो जीते थे आपके 7 अगस्त को ये गोल्ड पदक जीते थे। ठीक है, कब? 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड जीता था। और बात करें जो 7 अगस्त को इन्होंने जीता था, और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका भाला फेंक दिवस। क्योंकि इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था आपके भाला से। ठीक है, किससे था? भाला से इनका संबंध था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था हमारा क्या?
सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीता था अमेरिका। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही, और ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, क्योंकि ये 112 टोटल पदक जीते थे और 39 गोल्ड जीतकर ये पहले स्थान पर बना रहा। अब पूछे दूसरे स्थान पर कौन सा देश था? दूसरे स्थान पर था आपका चाइना। कौन था? चाइना आपका दूसरे स्थान पर था। अगर पूछे इसने टोटल कितने पदक जीते थे? 89 इसने पदक जीते थे। और तीसरे था आपका जापान। तीसरे पे आपका जापान, जहाँ पर आपका ये टोक्यो ओलंपिक हो रहा था। ठीक है, जहाँ पर टोक्यो ओलंपिक हो रहा था। इसने टोटल कितने पदक जीते थे? इसने टोटल 57 पदक जीते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन दिया आपका वेनसोंग, ऑप्शन बी दिया आपका फाहियान, ऑप्शन सी दिया आपका इब्न बतूता और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल के दौरान अगर चीन के किस यात्री ने भारत का पहला यात्री था जिसने भ्रमण किया था भारत का? तो किसने किया था? ये किया था आपके फाहियान ने। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये किसके समय आया था? तो इस समय में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये कब आया था? 399 में आया था और गया कब था? 1414, यानी 399 से 1414 तक भारत में रहा। ठीक है, और ये प्रथम चीनी यात्री था। ये क्या था? ये प्रथम चीनी यात्री था। ये प्रथम चीनी यात्री था। ठीक है, ये प्रथम चीनी यात्री था। कौन? फाहियान। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कब आया था? 399 में और गया कब था? 414 ईस्वी में। ठीक, अगर हम वेनसोंग की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया है? वेनसोंग। अगर पूछे किसके समय में आया था या कब आया था? तो आया था आपका 630 में। कब? 630 में आया था और 645 तक रहा। ठीक, 630 में आया था, 645 तक रहा। ये कहाँ से आया था? ये भी आपके चीन से ही आया था। ठीक है, और इसे वेनसोंग को ही किसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। वेनसोंग को ही क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। अगर पूछे किसके समय में आया था, किसके कार्यकाल के दौरान आया था, तो आया था आपके हर्षवर्धन के समय में आया था। कौन? वेनसोंग। ठीक, अगर हम इब्न बतूता की बात करें, किसके? इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता कब आया था? इब्न बतूता कब आया था? तो आया था आपका 1333 में। 1333 में किसके समय? MBT के समय, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? ऑप्शन ए दिया आपका लोढ़ा समिति, ऑप्शन बी दिया आपका सिंधवी समिति, ऑप्शन सी दिया आपका नाथुराम सिंधी समिति और ऑप्शन डी दिया MD समिति। तो किस समिति ने मतलब सिफारिश की थी भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की? तो की थी आपकी सिंधवी समिति ने। किसने? सिंधवी समिति, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर तो सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1986 को। 1986 को इसका गठन हुआ था। किसका? सिंधवी समिति का। ठीक है, सिंधवी समिति का गठन पूछे तो 1986 को हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय यानी भारत बोले या भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया 25 जनवरी, ऑप्शन बी दिया आपका 30 जनवरी, ऑप्शन सी दिया आपका 26 जनवरी और ऑप्शन डी दिया आपका 12 जनवरी। तो किसके बाद का भारतीय पर्यटन दिवस यानी भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर से बात करें किसकी, जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस की। ठीक है, तो 25 जनवरी का क्या हो गया? 25 जनवरी को हो गया आपका भारतीय पर्यटन दिवस, या फिर क्या मनाया जाता है यहाँ पर? मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी को। 30 जनवरी की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है आपका शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी को ही हुई थी, इसलिए 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही आपको कौन सा दिवस पूछे अगर से, तो वहाँ मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस या सर्वोदय दिवस, 3 दिवस आपके 30 जनवरी कौन कौन से हैं? शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सूर्योदय दिवस। कौन सा? सूर्योदय दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 30 जनवरी को। 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी के एक तो हो गया आपका गणतंत्र दिवस। क्या हो गया? गणतंत्र दिवस। और एक कौन सा मनाया जाता है? कौन सा दिवस? यहाँ मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क
व उत्पाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को लिख लेते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके 26 जनवरी को। ठीक है, अगर हम 12 जनवरी की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर हम बात करें कौन कौन से दिवस, 15 जनवरी को हम बात करें, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है वो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। 10 जनवरी की बात करें, 15 जनवरी का आपका थल सेना दिवस। 10 जनवरी हो जाएगा आपका भारतीय प्रवासी दिवस। क्या हो जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि आपके अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ था, वो मनाया था आपके 9 जनवरी को। ठीक है, अगर पूछे 24 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया था आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 10 जनवरी की बात करें, 10 जनवरी की बोल रहे हैं तो यहाँ मनाया था आपका विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को पूछे, 15 जनवरी को है आपका थल सेना दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक, 24 जनवरी की बात करें, कौन सी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया था। ठीक, और 1 जनवरी की बात करें तो यहाँ मनाया था आपका DRDO स्थापना दिवस। अब पूछो DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपके 1958 में। कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 जनवरी को। 16 जनवरी की बात करें, 16 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, खीर भवानी मेला किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जो है मतलब कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन बी दिया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम, और ऑप्शन डी दिया आपका नागालैंड। तो खीर भवानी मेला की बात करा, किसकी खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके जम्मू कश्मीर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है, राजकीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ का पुरस्कार है। अब पूछा है किसको, मतलब इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, इससे सम्मानित किया गया आपके नरेंद्र मोदी जी को। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अब पूछे कहाँ का ये पुरस्कार है, तो पुरस्कार है आपके मिस्र का। कहाँ का है, मिस्र का पुरस्कार है। ठीक है, अगर पूछे मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति तो यहाँ आपके अब्देल फतह अल सिसी कौन है, राष्ट्रपति की बात करें कहाँ के, मिस्र की, तो राष्ट्रपति हैं मिस्र के अब्देल फतह अल सिसी। ठीक है, अगर पूछे प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ आपका मुस्तफ़ा मदवौली हैं आपके प्रधानमंत्री, कहाँ के, मिस्र के। और राष्ट्रपति पूछे तो अब्देल फतह अल सिसी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो राष्ट्रीय पुरस्कार है मतलब सर्वोच्च पुरस्कार कहाँ का, मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इससे किससे सम्मानित किया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, यानी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। फरवरी 2023 में जो है महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए दिया आपका भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन बी दिया आपका रमेश बैस, ऑप्शन सी दिया आपका CP राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी दिया आपका शिव प्रसाद शुक्ला। तो किसके महाराष्ट्र का मतलब कब, फरवरी 2023 की बात कर रहा था, किसे नियुक्त किया गया आपका रमेश बैस को। ठीक है, रमेश बैस के पहले कौन थे, तो इसके पहले तो आपके भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक, और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें CP राधाकृष्णन की बात करते हैं, कहाँ के हैं, ये आपके झारखंड में, ये झारखंड के राज्यपाल हैं, कहाँ के, झारखंड के राज्यपाल। और शिव प्रताप शुक्ला की बात करते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो आपके शिव प्रसाद शुक्ला, कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिया आपका विक्रम सेठ,
ऑप्शन बी दिया आपका करण जौहर, ऑप्शन सी दिया आपका नवीन चावला और ऑप्शन डी दिया आपका पीवी मलिक। तो सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक पूछे कौन है, तो कौन है आपके विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्हीं की एक पुस्तक है आपका गोल्डन गेट। गोल्डन गेट भी किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की। और कौन सा हो गया? सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट किसकी है? विक्रम सेठ की। अगर हम करण जौहर की बात करें तो इनका है आपका एन अनसुटेबल बॉय। एन अनसुटेबल बॉय किसकी है? करण जौहर की। ठीक है, सुटेबल बॉय पूछे तो विक्रम सेठ की, और पूछे एन अनसुटेबल बॉय किसकी है? तो करण जौहर की है। और नवीन चावला की बात करें इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के नाम से इन्होंने एक बुक लिखा, मदर टेरेसा के नाम से। किसने? नवीन चावला। ठीक है, अगर पूछे पीवी मलिक, पीवी मलिक की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है पीवी मलिक की पुस्तक का नाम? यह है आपका कारगिल। क्या है? कारगिल। कारगिल किसके पुस्तक का नाम है? ये आपके पीवी मलिक के। ठीक, विक्रम सेठ का क्या क्या हो गया? सुटेबल बॉय। क्या हो गया? सुटेबल बॉय। और कौन सा है? गोल्डन गेट। ठीक, करण जौहर की बात करें तो यह आपका एन अनसुटेबल बॉय। नवीन चावला की बात करें तो मदर टेरेसा, और पीवी मलिक की बात करें तो क्या है? कारगिल। क्या है? कारगिल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका आर्गन, ऑप्शन बी दिया आपका क्रिप्टन, ऑप्शन सी दिया आपका एक्टिनियम और ऑप्शन डी दिया आपका रेडान। पहले तो पता है नोबल गैस हैं कौन कौन, यानी नोबल गैस किसे कहते हैं? ये अक्रिय गैस को कहते हैं, अक्रिय गैस को। ठीक है, अक्रिय गैस को। पूछे कहाँ पर होते हैं? तो मतलब आवर सारणी में इसे कहाँ दर्शाया गया है, यानी किसे कहाँ रखा गया है? तो आवर सारणी के 18वें समूह में इसे रखा गया। किसमें? 18वें समूह में नोबल गैस यानी अक्रिय गैस को रखा गया है। अगर पूछे अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, देखिए आपका हीलियम है, नियान है, हीलियम, नियान, आर्गन, आर्गन के बाद आपका क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है, जेनान है और रेडान है। ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके अक्रिय गैस हैं। अब किसमें है? 18वें समूह में, आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपके ये अक्रिय गैस रखे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नोबल गैस नहीं है? तो आर्गन की बात करें तो आर्गन है, क्रिप्टन है और रेडान है, यानी एक्टिनियम जो है ये आपका अक्रिय गैस में नहीं है, यानी अक्रिय गैस नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में कृष्णमाचारी श्रीकांत सर्वोच्च स्कोरर थे, उनका स्कोर क्या था? मतलब 1983 का जो विश्व कप चल रहा था किसके किसके बीच चल रहा था? चल रहा था आपके भारत और वेस्ट इंडीज के साथ, यानी फाइनल मैच की बात कर रहा है ना, तो किसके बीच था? भारत और वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक, और भारत की तरफ से कृष्णमाचारी जो है, कृष्णमाचारी श्रीकांत जो है सर्वोच्च स्कोरर थे, और पूछा इनका स्कोर क्या था? इनका स्कोर क्या था? तो ऑप्शन दिया आपका 38, ऑप्शन बी दिया 43, ऑप्शन सी दिया 57 और ऑप्शन डी दिया आपका 66। तो पूछे सबसे ज़्यादा स्कोर मतलब किसने किया? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने किया था, और इनका स्कोर कितना था? तो इनका स्कोर था आपका 38, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, इन्होंने कितने बॉल पे बनाए थे? तो 57 बॉल पे इन्होंने 38 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोरर थे। किसमें? 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है? ऑप्शन ए दिया आपका नैनीताल, ऑप्शन बी दिया आपका डलहौजी, ऑप्शन सी दिया आपका विंसर और ऑप्शन डी दिया आपका लैंसडाउन। तो किसकी बात कर रहा है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हिल स्टेशन है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा हिल स्टेशन है? तो कौन सा है? आपका डलहौजी है, डलहौजी। ठीक, कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछे नैनीताल में, नैनीताल में आपका नैनीताल कहाँ पर? उत्तराखंड में। बिंसर की बात करें तो ये भी आपके उत्तराखंड में है, और लैंसडाउन भी आपके उत्तराखंड में। तीनों आपकी बात करें तो तीनों उत्तराखंड में, और डलहौजी जो है आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 61 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 52। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के पद के बारे में किससे बताया गया? अनुच्छेद 52 में। ये क्या है? राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और अगर हम
अदर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्र किसमें निहित होती है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। इसमें बताया गया अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 54 की बात करें, इसमें क्या बताया गया है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया, ठीक है। और 55 की बात करें, इसकी 54 आपका निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया, और 55 का आता है निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया। इसमें निर्वाचन की विधि के बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अगर हम 56 की बात करें, अनुच्छेद 56 में इसमें बताया गया आपका राष्ट्रपति की जो कार्यकाल या पद की अवधि, मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ठीक है, यानी पद की अवधि। अनुच्छेद 57 की बात करें, अनुच्छेद 57 की बात करें तो इसमें बताया गया मतलब राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने के लिए शर्तें बताई गई हैं, किसमें, अनुच्छेद 57 में। 58 की बात करें तो 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता किसमें है, 58 में, ठीक। और 59 में क्या है, 59 में आपकी शपथ, 60 में 59 में आपके पद के लिए शर्तें, 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता, और 59 में आपके पद के लिए शर्तें, और 60 में आपका शपथ, 60 में क्या है, शपथ है। और 61 में क्या है, 61 में आपके महाभियोग है। महाभियोग कहाँ पर है, आपके 61 में, ठीक है, 61 में महाभियोग है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। 52 में बताया गया आपके राष्ट्रपति का पद। 53 में बात करें तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है, आपके राष्ट्रपति में निहित होती है, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया आपके कार्यकाल या पद की अवधि, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पद की अवधि, ठीक। और अनुच्छेद 57 की बात करें तो इसमें है पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, राष्ट्रपति के मतलब दोबारा निर्वाचित होने के लिए योग्यता, ठीक। और अनुच्छेद 57 की बात करें, और अनुच्छेद 57 का आपको राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित यानी पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अगर हम 58 की बात करें, इसके 58 की बात करें, 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता, ठीक। 57 में था पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, और 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, ठीक है। 59 में आपके पद के लिए शर्तें, 60 में शपथ, और 61 में आपका महाभियोग। पूछा क्षमादान की शक्ति, तो क्षमादान की शक्ति किसमें है, आपके अनुच्छेद 72 में, किसमें है, अनुच्छेद 72 के तहत मतलब इस क्षमादान की शक्ति किसमें प्रदान है, अनुच्छेद 72 में प्रदान है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन ए दिया आपका सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी दिया आपका नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी दिया आपका रविशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी दिया आपका निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी क्या दिया, निर्मला सीतारमण। तो भारत के विदेश मंत्री की बात कर रहा था, कौन है वर्तमान में, तो आपके सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ठीक। और निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय है, तो आपका वित्त मंत्रालय, ठीक। इसी प्रकार हम बात करें शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो आपके धर्मेंद्र प्रधान के पास है, किसके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अगर पूछे खेल मंत्रालय किसके पास है, तो आपके अनुराग ठाकुर के पास है, अनुराग ठाकुर, ठीक है। अगर अगर पूछे रेल मंत्रालय किसके पास है, रेल मंत्रालय किसके पास है, तो आपके अश्विनी वैष्णव के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है, आपका रेल मंत्रालय है। अगर पूछे कौन सा आयुष्मान मंत्रालय किसके पास है, तो आपके किसके पास है, आपके सर्वानंद सोनोवाल के पास है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1907 के कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, 1907 के कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका त्रिपुरी, ऑप्शन बी दिया आपका सूरत, और ऑप्शन सी दिया आपका भोपाल, और ऑप्शन डी दिया आपका अहमदाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया है, अहमदाबाद। तो अगर हम पहले बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपके 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था, तो एओ ह्यूम यानी एलन ओवेक्टियम ह्यूम ने, ठीक है। किसने, एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किए थे। अगर पूछे इसकी पहली बैठक कब हुई थी, मतलब पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो हुआ था 1885 में, 1885 में। कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है।
कहाँ बम्बई में। अगर पूछे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। भूमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कब? 1885 में। 1885 में। अगर पूछे दूसरा अधिवेशन है आपका 1886 में। 1886 में कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपके कलकत्ता में, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्हें कभी मतलब बताया था कि पहले पारसी, अगर पूछे पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। पहला हो गया 1885, दूसरा हो गया 1886। तीसरा की बात करें तो 1887। ये कहाँ पर हुआ था? वो आपके मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब के बारे में बात करते, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक। और अगर हम 1888 यानी चौथे अधिवेशन की बात करें, चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपका इलाहाबाद में। इसके मतलब इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आपके जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल इसके अध्यक्षता यानी इसके अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूल के बारे में बात करते हैं, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक। इसलिए चारों अधिवेशन जो हैं आपके ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरी अधिवेशन की बात करें 1886 को कोलकाता में दादा भाई नेहरूजी, और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक। और तीसरी अधिवेशन की बात करें, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 यानी चौथा अधिवेशन की बात करें कि आपके इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया था 1907 के कांग्रेस का वार्षिक सत्र आयोजित किया गया था, मतलब कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन दिया त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया आपका सूरत, और ऑप्शन सी दिया आपका भोपाल, और ऑप्शन डी दिया अहमदाबाद। कहाँ पर हुआ था 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन? ये हुआ था आपके सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ? तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के नरम और गर्म दल थे, ये दोनों मतलब अलग हो गए थे, ठीक, अलग हो गए थे, ठीक। अगर पूछे ऑप्शन दिया आपका त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था आपका 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी है कहाँ पर? तो आपके मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और उनके इस्तीफा देने से उनके इस्तीफा देने के बाद अगर पूछे कौन मतलब अध्यक्ष बने थे, तो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी दिया आपका काली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन सी दिया आपका जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी दिया आपका लेटराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी की बात करें तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके काली मिट्टी का, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राहें, ये दोनों पुस्तक हैं। क्या है? ये दोनों पुस्तक हैं। कौन कौन? संसद के 3 दशक और राजनीतिक की रपटीली राहें, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी दिया आपका शशि अहलूवालिया, ऑप्शन सी दिया आपका झुम्पा लाहिड़ी, और ऑप्शन डी दिया अरविंद अडिगा। तो संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, ठीक है। कौन है? शशि अहलूवालिया, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है नेताजी और गांधी। नेताजी और गांधी। अगर पूछे किसकी पुस्तक का नाम है, तो आपके पुस्तक का नाम है शशि अहलूवालिया का, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक की बात करें तो इनके पुस्तक है आपका द नेम सेक। क्या है? द नेम सेक पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की है। अरविंद अडिगा की बात करें, इसकी अरविंद अडिगा की बात करें तो अरविंद अडिगा की पुस्तक को क्या है? द वाइट टाइगर। और एक है आपका सिलेक्शन डे, ये भी किसकी है? ये भी आपके अरविंद अडिगा की है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी दिया आपका इस्तांबुल, ऑप्शन सी दिया आपका दुबई और ऑप्शन डी दिया आपका जिनेवा। ऑप्शन डी क्या दिया है? जिनेवा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया आपके दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया महिला प्रीमियर लीग। महिला प्रीमियर लीग 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? ऑप्शन ए दिया आपका स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी दिया आपका एस्ले गार्डनर, ऑप्शन सी दिया आपका दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? कौन थी? तो थी आपकी स्मृति मंदाना। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, अरे कब हुआ था, तो हुआ था 26 मार्च 2023 को। अगर पूछे किसने जीता था, तो जीता था आपके मुंबई इंडियंस। ठीक, अगर पूछे ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो मिला था मैक लैनिंग को। और पूछे पर्पल कैप किसे मिला था, तो मिला आपके हेले मैथ्यूज के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला, मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा? ऑप्शन दिया आपका मिर्जापुर, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी दिया लखीमपुर खीरी और ऑप्शन डी दिया बिजनौर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला अगर पूछे कौन सा है, तो आपका सोनभद्र है। अगर पूछे अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, यहाँ प्रतिशत है, वहाँ पूछे अगर से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो अभी आपका सोनभद्र ही होगा। ठीक, फिर सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो है आपका बागपत। सबसे अधिक पूछे तो सोनभद्र, सबसे कम पूछे तो बागपत है। कौन सा है? बागपत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए दिया आपको ऊपरी गंगा पर है, ऑप्शन बी दिया आप शारदा नहर पर, ऑप्शन सी दिया आपका यमुना नहर पर और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो किस नहर पर आपका सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो आपके ऑप्शन ए यानी ऊपरी गंगा पर। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।